देखिए, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 22 के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को हम पिछले क्लास में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में थर्ड एप्लीकेशन तक बता चुके हैं। जैसे आप लोग को पता होगा थर्ड एप्लीकेशन क्या था, हमने बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर हमें निकालना होता है किसके चलते, सॉलिड स्फीयर के चलते, तो कैसे उसका वैल्यू कहाँ पे क्या होता है, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, ये सभी चीज को हमने पिछले क्लास में अच्छा से समझाए थे। उसके बाद उसका ग्राफ भी बताए थे। जैसे हमने बोले थे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एप्लीकेशन इसका फोर्थ बताने जा रहे हैं। अब देखिए फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिंग y। हमें अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसके चलते, थिन इनफाइनाइट वायर के चलते। देखिए थिन का मतलब पतला होता है और इनफाइनाइट है, ये थिन इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। ऊपर प्लस इंफिनिटी, नीचे माइनस इंफिनिटी। मान लीजिए यहां पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू है। अब देखिए जब हमने आप लोग को बता रहे थे कि अगर हमें गॉस थ्योरम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज की बात करता हो, तो हमने बताए थे कि लाइन चार्ज के चलते गॉसियन सरफेस का हमेशा शेप कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल। कैसा, सिलेंड्रिकल। तो देखिए अभी आपके पास टोटल ये जो इनफाइनाइट वायर है इसका टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है और आपको निकालना है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो हमने बता चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी लाइन चार्ज होता है तो लाइन चार्ज के चलते गॉसियन सरफेस का शेप हमेशा कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल। तो हम लोग भी एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे। देखिए अब बना रहे हैं हम दूसरा पेन से, ये क्वेश्चन है। अब इसके आधार से हम इसको सॉल्व करने का वे बता रहे हैं। ये एक सिलेंडर बना दिए, यहां पे देखिए ध्यान से, ये एक सिलेंड्रिकल शेप हो गया। अब देखो बाबू, इसका ये हो गया रेडियस, ये इसका लेंथ L है। अब देखिए आपके पास टोटल जो दिया हुआ था इनफाइनाइट वायर, इसका टोटल चार्ज Q था, लेकिन हम जो बनाए हैं न्यू सिलेंडर जो बनाए हैं इसका कुछ न कुछ कम चार्ज होगा, क्योंकि हम जो यहाँ सिलेंड्रिकल शेप बना रहे हैं वह L लेंथ का ले रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका चार्ज आपको Q डैश है। कितना है, Q डैश। ये एजम्पशन कर चुके हैं हमने, क्योंकि आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि चार्ज कैसा है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और लाइन की बात करते हैं तो लाइन के केस में गॉसियन सरफेस का जो शेप बनता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। हम इसी आधार पर इसको निकालेंगे। अब सबसे पहला चीज है फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू आप लोग जानते हैं, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q डैश बाय आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। फ्लक्स की बात कर दी हमने, Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट।
Q डैश लैम्डा जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है और लैम्डा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। चार्ज हो गया Q डैश बाय लेंथ L, तो यहां से Q डैश का वैल्यू होगा बाबू लैम्डा इनटू L, तो यहां से हम पुट कर सकते हैं Q डैश के बदले लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये क्या हो गया फर्स्ट। और आप जानते हैं गॉस थ्योरम से, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स का वैल्यू क्लोज लूप में E डॉट dA या ds जो भी कहिए आप लोग। अब देखिए यहां पे आपको तीन एरिया मिलेगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो इससे निकलेगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे भी इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तीन एरिया होगा, एक एरिया ये होगा, एक एरिया ये होगा, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया। अब आप जानते हैं नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया की बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन है, यही प्लेन है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर देखिए ऐसे हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर यानी फर्स्ट का परपेंडिकुलर एरिया ये हो जाएगा और थर्ड का भी परपेंडिकुलर एरिया ये हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो अब आप जान रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्लक्स का, तो क्लोज लूप में E डॉट dA, और देखिए यहाँ पे तीन पार्ट में ये टूटेगा, फ्लक्स E डॉट dA फर्स्ट के चलते, फिर क्लोज लूप में E डॉट dA सेकेंड के चलते, फिर क्लोज लूप में E डॉट dA थर्ड एरिया के चलते। अब देखिए ध्यान से, आपको फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें भी इधर होगा एक्स एक्सिस के लंब, इसमें भी एक्स एक्सिस के लंब होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 के चलते फ्लक्स का वैल्यू 0, और इस केस में E और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहाँ निकलेगा सिर्फ, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपको 0। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और सिलेंडर का एरिया जानते हैं आप लोग 2πr होता है। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πr होता है। ये निकल गया दूसरा फ्लक्स का वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट और आप सेकेंड को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में फ्लक्स है, और यहां से आपको वैल्यू निकल जाएगा, फाई का वैल्यू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πr L। L से L कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। और हमने इससे पहले भी पढ़ाए थे, अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट वायर होते हैं, तो इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे, 2 लैम्डा बाय 4 पर एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में भी 2 से करना होगा, तो यहाँ पे 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r हो जाएगा। वहां पे आप इंटीग्रेशन के सहारा से बनाते थे, और यहाँ पे ये आसान वे में बन जाता है। सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपके पास थिन इनफाइनाइट वायर था, तब आपको पता होना चाहिए कि थिन इनफाइनाइट वायर के चलते गॉसियन सरफेस का शेप कैसा बनता है। तो हम रटा चुके हैं, गॉसियन सरफेस का शेप सिलेंड्रिकल बनता है, और जब सिलेंड्रिकल बनता तो फ्लक्स का वैल्यू जानते थे। यहाँ पे 3 एरिया है, और हम देखते हैं एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखते हैं, तो फर्स्ट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसके चलते 0 हो जाएगा। थर्ड
के चलते भी 0 होगा। लेकिन अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ किसके चलते फर्क मिलता, हमें सेकेंड के चलते सबको जोड़ दिए और यहाँ से हमने इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में डेरिवेशन, तो ध्यान में ये रखिएगा कि डेरिवेशन करने के लिए हम जब भी गॉस लॉ का यूज करते हैं तो सबसे पहले देख लेना होता है एग्जाम में कि क्या गॉस लॉ की मदद की बात कर रहा है। अगर गॉस लॉ की मदद की बात नहीं कर रहा है तो आप मत यूज करिएगा, आप उस मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। फिफ्थ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, हम किसका बात कर रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए इसको बनाने का वे क्या है, ये आपके पास मान लीजिए थिन इनफाइनाइट शीट है, चार्ज है इसके पास, देख रहे हैं चार्ज Q, ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है आपके पास। अब देखिए इसके चलते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए प्लेन शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्या है बाबू, सिग्मा। अब हमें इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें भी आपको वही ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे पास थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो निश्चित इसमें भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म करना होगा। देखिए ध्यान से, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बना रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया, समझिएगा इस चीज सबको, आसान वे में सिखाएंगे अभी। ये सिलेंड्रिकल शीट हो गया, अब देखिए इसमें भी वही काम करना होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बना लिए, ये एक सिलेंड्रिकल डायग्राम हो गया, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। अब देखिए सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो इसके चलते इधर निकलेगा, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही होगा। ये हो गया किसका बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहां पे एरिया की बात करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया हमने इसको ले लिया, तो इसका नॉर्मल एरिया इस तरफ होगा, इसका भी नॉर्मल एरिया की बात करते हैं आप लोग, तो इसका भी नॉर्मल एरिया इस तरफ होगा। और जब हम एक छोटा सा इसमें भी सिलेंड्रिकल टाइप का शेप काट लेते हैं, मान लीजिए यही हो गया इनसाइड में, तो अगर हम इसमें एरिया की बात करते हैं तो इसका नॉर्मल एरिया आप लोग देखिएगा, मान लीजिए इसका बात कर रहे हैं तो इसका नॉर्मल एरिया किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसका परपेंडिकुलर आपको इस तरफ होगा।
कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये है, एक इधर है, एक यहाँ है, इसका नॉर्मल एरिया इधर, इसका नॉर्मल एरिया इधर, ये 3 डायमेंशन और इसका नॉर्मल एरिया ऊपर के तरफ होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमें पता चल चुका है कि तीनों का नॉर्मल एरिया क्या होगा, तो हम सबसे पहले इस केस में भी नेट फ्लक्स की बात करेंगे। आप जानते हैं सबसे पहले कि ये शीट जो है ये 2 डायमेंशन है और शीट के केस में हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया, और यहाँ पे चार्ज मान लो Q है, एरिया A है, यही सिग्मा का वैल्यू होता है। सिग्मा को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं और इसका सिंपल वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेट फ्लक्स का, किसका, सबसे पहले यहाँ पे नेट फ्लक्स की बात करेंगे। तो नेट फ्लक्स जिसको फाई के नाम से जानते हैं, इसका सिंपल वैल्यू होगा क्लोज लूप में E डॉट dA या ds जो भी लिखिए आप। अब देखिए इसमें भी बाबू 3 एरिया है, 1, 2 और 3। हम सबसे पहले एक एक एरिया को अलग अलग करके बनाएंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट एरिया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग सेकेंड, और इसका नाम दे देते हैं थर्ड। तो यहाँ पे जब देखिएगा आप लोग तो क्लोज लूप में E dA फर्स्ट के चलते, फिर क्लोज लूप में E dA सेकेंड के चलते, सेकेंड के चलते, फिर क्लोज लूप में E dA थर्ड के चलते। क्लियर हो गया, एक एरिया हो गया फर्स्ट, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों के चलते देखने की बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया दोनों एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। यहां पे भी एंगल अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया का तो 0 डिग्री, लेकिन इस केस में अगर बात करिएगा तो 90 डिग्री होगा। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में किसका यूज करते हैं, कॉस का, और आप ये भी जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जो भी निकलेगा वह फर्स्ट और थर्ड के चलते निकलेगा, सेकंड के चलते इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे E dA cos 0 प्लस E dA cos 90 प्लस E dA cos 0 डिग्री। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टोटल एरिया मान लेते हैं A, ये 0 हो जाएगा, ये भी A, तो 2EA हो गया। ये हो गया मेरा किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इसमें फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू हम सिंपल जानते हैं, फाई बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए चार्ज Q है बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका दूसरा, फर्स्ट और आप सेकेंड को इक्वेट करिए तो यहां से फर्स्ट बराबर लिखेंगे हम लोग सेकेंड, और यहां से 2EA बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से E का वैल्यू Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q बाय
यहां से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसके चलते, डिस्प्लेट के चलते कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाले समझ गए। सबसे पहले एक एक एरिया को आप अलग अलग लिख करके टोटल फ्लक्स निकाल लीजिएगा। जब टोटल फ्लक्स निकल जाएगा तो आप जानते हैं फ्लक्स का वैल्यू Q इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को इक्वेट किए तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके चलते, प्लेन शीट के चलते, किसके चलते, प्लेन शीट के चलते, याद रखिएगा कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लेन शीट के चलते याद रखिएगा हमेशा कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकालते हैं ये हमने प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्लेन शीट के बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे अभी कि अगर आपके पास दो शीट अलग अलग है तब कैसे हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। देखिए इसके बाद 6th एप्लीकेशन, सिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट। देखिए एक के चलते हम अभी आप लोग को रटा चुके हैं। अगर हमारे पास एक प्लेन शीट होता है तो एक प्लेन शीट के चलते अभी हमने रटाए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, उसका जो भी चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो शीट अलग अलग दिया हुआ है। एक ये शीट हो गया, एक ये शीट हो गया आपके पास। अब दूसरा शीट दिखा रहे हैं हम। देखिए बाबू यहाँ पे ये भी चार्ज है, फिर दूसरा शीट ये हो गया, दो शीट हो गया आपके पास। दो शीट हो गया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज है, दो अलग अलग शीट है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और दूसरे का सिग्मा 2 है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन में मिलेगा। एक रीजन हो जाएगा ये रीजन 1, ये रीजन हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका रीजन 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको 3 रीजन में मिलेगा। अब समझना होगा कि किस रीजन में क्या होगा, इसी को हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए हम जब इस चीज के विषय में समझने का कोशिश करते हैं तो देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा।
यानी E1 का डायरेक्शन इधर होगा। फिर इसका भी नेचर प्लस है तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। यानी रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ हो रहा है। जब हमारा नजर रीजन सेकंड में पड़ेगा तो यहां पे देखिए इसका नेचर प्लस तो ये इधर रिपेल करेगा तो E1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन इधर होगा। और जब इसको देखिएगा सेकंड तो सेकंड के चलते रिपल्सन होगा तो E2 का डायरेक्शन इधर होगा। क्योंकि आप जानते हैं जिस किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं वहां पे कौन सा चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब जब रीजन थर्ड पे मेरा नजर पड़ेगा तो देखिए ध्यान से यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, इसका नेचर प्लस इसका भी प्लस रिपेल करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका भी नेचर प्लस इसका भी नेचर प्लस ये भी इसी तरफ रिपेल करेगा E2। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे रिफरेंस लाइन, समझना होगा। मान लीजिए रिफरेंस लाइन से इधर इसका वैल्यू प्लस की माइनस, लेफ्ट माइनस लेंगे तो राइट प्लस लेंगे और सेंटर इसको मान लीजिए रीजन थर्ड को। तो ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे रीजन फर्स्ट का, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इधर बात करेंगे रीजन सेकेंड का और इस तरफ बात करेंगे हम रीजन थर्ड का। अब देखिए हम सबसे पहले नजर देंगे रीजन फर्स्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी इधर इसका भी इधर, लेकिन ये रेफरेंस लाइन के किधर है, लेफ्ट है। जब लेफ्ट है तो इसका वैल्यू प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, इसको समझना होगा आप लोग को। तो इसका वैल्यू हम किस में लेंगे, माइनस में। तो देखिए यहां पे ई नेट की बात कर रहे हैं तो ई नेट की जब बात करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन से लेफ्ट है तो E1 भी माइनस में और E2 भी माइनस में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए दोनों माइनस हो गया। और इसका वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो इसका वैल्यू होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। फिर इसी तरीका से जब रीजन सेकेंड में पहुंचेंगे तो ई नेट का वैल्यू, अब देखिए ये रेफरेंस लाइन से राइट है तो इसका वैल्यू प्लस और ये लेफ्ट है तो इसका वैल्यू माइनस, तो E1 माइनस क्या लिखेंगे हम, E2। E1 का वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है? क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो रीजन है सेकेंड, इसी को मिड पॉइंट को हम रेफरेंस माने हैं, इधर माइनस लेंगे इधर प्लस लेंगे। यहां पे बाबू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर अब हम रीजन थर्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिए जब रीजन थर्ड में आए तो ये भी इस तरफ है यानी राइट है, दोनों राइट है तो नेट जुट जाएगा। तो E1 प्लस E2 की बात करेंगे, डायरेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां कॉमन ले लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हो गया तीनों रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी का वैल्यू। तीनों रीजन के केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसको अभी हमने आप लोग को समझाए हैं। अब देखिए तीनों रीजन की बात कर रहे थे, क्लियर हो गया। सबसे पहला है कि हमारे पास दो अलग अलग 3 प्लेन शीट है और अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन शीट होगा तो प्लेन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास अलग अलग शीट है तो निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी अलग अलग मिलेगा और इसी आधार पे हमने दिखाए। इसमें आपको हम 2 स्पेशल केस दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्पेशल केस में देखिए रीजन तो यही रहेगा। मान लीजिए स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। स्पेशल केस फर्स्ट ये है, इसी में हम स्पेशल केस की बात कर रहे थे। स्पेशल केस, स्पेशल केस में फर्स्ट है, अगर मान लो बाबू सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा का वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा तो देखिए जब दोनों का सेम होगा तो निश्चित है कि फर्स्ट रीजन में ई नेट का सिंपल वैल्यू होगा सिग्मा बाय माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे ई नेट का वैल्यू होगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हम बताए अभी रीजन फर्स्ट में। जब रीजन सेकंड की बात करते हैं तो देखिए दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा था तो यहाँ पे हम E1 माइनस E2 की बात करेंगे। E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम यहाँ पे हम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ये 0 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 0। और जब हम इस पे नजर देंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ई नेट की बात करिएगा तो E1 प्लस E2 तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। तो ये था स्पेशल केस फर्स्ट, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू जब सेम होगा तब कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को फाइंड करते हैं ये अभी हमने आप लोग को जस्ट बताए हैं। अब इसके आगे एक दो देखिए, अब इसका स्पेशल केस सेकंड क्या है समझेंगे। एक तो सिग्मा 1 का वैल्यू सिग्मा है और सिग्मा 2 का वैल्यू माइनस सिग्मा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये सीट अगर प्लस होगा तो ये सीट क्या हो जाएगा इसका माइनस। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए अच्छा से, अगर दो सीट अलग अलग नेचर का होता है तो निश्चित है इनसाइड ही इसका वैल्यू मिलेगा और आउटसाइड दोनों तरफ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। इनसाइड ही मिलेगा कैसे, देखिए हम इसको समझाने के लिए अभी आप लोग को बता देते हैं कैसे लीजिएगा। जैसे देखिए हम सिग्मा 1 का वैल्यू प्लस सिग्मा लिए हैं और सिग्मा 2 का वैल्यू माइनस सिग्मा लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो चार्ज होगा अब वह किस नेचर का हो जाएगा बाबू, निगेटिव नेचर का। निगेटिव नेचर का होगा तो देखिए ध्यान से, अगर ये निगेटिव नेचर का होता है तो हम रीजन फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। अब समझिए
इसका नेचर प्लस है, इसका भी प्लस है, तो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? तो रिपेल करेगा। तो इसके चलते E1 इस तरफ होगा। लेकिन इसका नेचर माइनस है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो E2 का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम रीजन सेकंड में आएंगे, यानी यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अब देखिए इसका नेचर प्लस है तो ये रिपेल करेगा, तो E1 का डायरेक्शन मान लीजिए इसके चलते इधर हो गया, और इसका नेचर माइनस है तो ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट ही करेगा। तो E1 E2 दोनों एक डायरेक्शन में है। जब रीजन हम थर्ड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका नेचर प्लस, इसका भी प्लस, तो ये रिपल्सन इधर होगा E1। इसका नेचर माइनस और इसका प्लस, तो ये अट्रैक्शन होगा इधर। तो देखें यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे E नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे दोनों एक डायरेक्शन में है तो E नेट का सिंपल वैल्यू हो जाएगा, जुट जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी आपका E नेट का सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम अभी दिखा रहे थे। अगर दो अलग अलग शीट रहता है, प्लेन शीट होता है, दोनों का नेचर अपोजिट होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इसको हमने अभी जस्ट बताए हैं। ये सभी केस क्लियर कर चुके हैं। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसके बाद अगले दिन हम इसमें डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, और शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 माइक्रोकूलम स्प्रेड ओवर एन एरिया 4 cm square, calculate electric field intensity at a point 100 centimeter due to sheet। देखिए इसको बहुत लोग जब क्वेश्चन को पढ़ता है तो देखिए इसको चार्ज डेंसिटी समझ जाता है, और आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी 3 तरीका का होता है, या तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, या तो एरिया चार्ज डेंसिटी, या तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन आप ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि आपको यूनिट से समझना होगा कि यूनिट में क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से, यूनिट यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास गिवन है वह चार्ज, क्या है बाबू? चार्ज। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन को समझने में परेशानी होता हो तो जो भी गिवन हो आप उसके यूनिट से पकड़िएगा कि क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से समझना है। एक शीट है, ये मान लीजिए एक शीट है आपके पास। अब देखिए आप जानते हैं कि शीट के केस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ऑलवेज सेम होता है, और यहाँ पे इसका सिंपल वैल्यू क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पॉइंट पे निकालने का कोशिश करिएगा तो शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ऑलवेज कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे जब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं तो देखिए सिग्मा होता है बाबू चार्ज बाय एरिया, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। हम यहाँ से वैल्यू निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन करके हम रखे हुए हैं। अब देखिए सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। चार्ज हो गया आपके पास Q, एरिया हो गया A, और आपके पास चार्ज दे चुका है कितना बाबू? 10 माइक्रो, तो 10 गुने 10 टू दी पावर -6। एरिया आपके पास 400 है, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिखना होगा 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो इसका वैल्यू होगा
2.5 गुने 10 टू दी पावर -4 कूलम मीटर स्क्वायर, 4 कूलम मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब हमारे पास सिग्मा निकल गया तो ई का वैल्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू निकल चुका है कितना 2.5 गुने 10 टू दी पावर -4 2 into 8.85 गुने 10 टू दी पावर -12। और जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू होगा 1.4 गुने 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो कैसे निकाले समझ में आप लोग। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक शीट है, शीट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया। हम दोनों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके सिग्मा निकाल लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए तो इसका वैल्यू यही निकल गया और यही आपका आंसर हो गया। अगले दिन हम इसी में आप लोग को अच्छा से किसके विषय में बताएंगे, डायपोल के विषय में। तो आज का यही तक क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। इसके अगले क्लास को हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहेंगे कोरोना वायरस से भी और अच्छा से पढ़ाई भी करेंगे ताकि किसी तरह का आपको कोई भी परेशानी ना हो पाए। इसको अच्छा से फेयर पे लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे आप लोग, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।